हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू लगा रहे थे और फर्स्ट चैप्टर जो 9th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यानी फ्रांसीसी क्रांति है, उसका वीडियो अपलोड हो गया है। 2 पार्ट में वह वीडियो बना है, तो आप जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा उससे आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद अब हम लोग सेकेंड चैप्टर यानी कि समाजवाद और रूसी क्रांति वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसका हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये दूसरा वीडियो है, देखते हैं दूसरा वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। चलिए, तो कुछ दूर तक कंप्लीट करवा दिया गया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखते हैं। क्वेश्चन है 1896 से 1897 और 1902 में किन उद्योगों में मज़दूरों की बड़ी हड़तालें आयोजित की गई थी? तो कौन से उद्योगों में मज़दूरों की हड़तालें आयोजित की गई थी? कपड़ा और धातु उद्योग, कोयला और स्टील उद्योग, कागज़ और रसायन उद्योग, खाद्य और निर्माण उद्योग। तो मोस्टली कपड़ा और धातु उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रूसी साम्राज्य में विशाल संपत्तियों पर किसका कब्जा था? किसानों का, व्यापारियों का, सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का, मजदूर संघों का। तो इसमें तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं, बड़ा ऑप्शन है वही लगा दीजिएगा, सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का। तो ऑप्शंस पर मत जाइए, आप याद रखिए कि क्या सही आंसर है। ठीक है, ये टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। ये सवाल ऐसा नहीं है कि ये इसी तरह से एग्ज़ाम में आ जाएगा, लेकिन इसी में से फैक्ट्स आपको उठाकर दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, रूस के किसानों का सामंतों और नवाबों के प्रति कैसा रवैया था? सम्मानपूर्ण, तटस्थ, नापसंद, अद्वितीय। रूस के किसानों का सामंतों और नवाबों के प्रति कैसा रवैया था? नापसंद रवैया था। ठीक है, जबकि हम लोग देखे थे कि जो फ्रांस के किसान थे वो सामंतों और नवाबों को नापसंद नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन रूस के किसानों का सामंतों के साथ कैसा संबंध था? नापसंद। रूस के किसान नवाबों और सामंतों की ज़मीन के साथ क्या करना चाहते थे? वे सरकार को सौंप देना चाहते थे, वे नवाबों को ही रहने देना चाहते थे, वे किसानों के बीच बांट देना चाहते थे, उसे उद्योगपतियों को सौंप देना चाहते थे। तो वे सरकार को तो नहीं देना चाहते थे, ना ही नवाबों के पास रहने देना चाहते थे। सी नंबर ऑप्शन होगा, वे किसानों के बीच सारे ज़मीन को लेके और बांट देना चाहते थे। रूसी किसानों का धार्मिक स्वभाव कैसा था? धार्मिक नहीं थे, बहुत धार्मिक थे, तटस्थ थे, किसी खास धर्म को नहीं मानते थे। तो रूसी किसान जो थे वह बहुत धार्मिक थे, बी ऑप्शन होगा। रूस में 1902 में बड़ी संख्या में क्या घटनाएं घटी थी? नवाबों और सामंतों की संपत्ति की जब्ती, किसान आंदोलन और जमींदारों की हत्या, सरकारी सुधारों का क्रियान्वयन, नई खेती की तकनीकों का प्रचलन। तो 1902 में सबसे बड़ी संख्या में क्या घटनाएं घट रही थी? तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, नवाबों और सामंतों की संपत्ति जब्त करना, ये तो बहुत बाद में हुआ है। 1902 में जो हो रहा था वह किसानों का आंदोलन और ज़मींदारों की हत्या बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आप लोग जो पढ़े हैं वो आपको कितना याद है। चैप्टर में आप लोग जो पढ़े हैं उसको वो आपको कितना याद है। ठीक है, तो किसान आंदोलन और ज़मींदारों की हत्या हो रही थी। 1905 में पूरे रूस में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी? बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार, किसान आंदोलन और ज़मींदारों की हत्या, शिक्षा सुधारों का क्रियान्वयन, धार्मिक पुनर्जागरण। तो 1905 में पूरे रूस में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी? बी नंबर ऑप्शन होगा, किसान आंदोलन और ज़मींदारों की हत्या। ये पिछला वाला ऑप्शन टाइप ही हो गया, तो ये क्वेश्चन लगभग समझिए रिपीट हो गया है, इसलिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। रूसी किसान समय समय पर अपनी ज़मीन किसे सौंप देते थे? सरकारों को, नवाबों को, मीर कम्यून को, उद्योगपतियों को। तो हम लोग जानते हैं मीर या कम्यून को सौंप देते थे। चलिए, मीर कम्यून क्या काम था? ज़मीन की खरीद फरोख्त करना, प्रत्येक परिवार को ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन बांटना,
सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। तो बी ऑप्शन होगा। मीर क्या करता था, उसको सारा ज़मीन को लेके और उसके बाद सारे परिवारों को उनके ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन बांट देता था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1898 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1898 में हुआ था। सन 1900 में किस पार्टी का गठन किया गया था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, मेंशेविक पार्टी। तो यह सी नंबर होगा, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का मुख्य मांग क्या थी? मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, सामंतों के जमीन किसानों को सौंपना, सरकारी सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता। तो उनका सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का क्या मांग था? सामंतों की जमीन किसानों को सौंपना। लेनिन का मानना था कि रूसी किसानों में क्या कमी थी? शिक्षा की कमी, एकजुटता की कमी, राजनीतिक जागरूकता की कमी या संसाधनों की कमी। तो लेनिन का मानना था कि रूसी किसानों में एकजुटता की कमी है। क्यों वह ऐसा सोचते थे कि रूसी किसानों में एकजुटता की कमी है? क्योंकि कुछ बड़े वर्ग के लोग रहते थे, कुछ छोटे वर्ग के लोग रहते थे, तो एकजुटता की कमी हो सकती है। पार्टी में सदस्यता के सवाल पर किसे दो खेमों में मतभेद थे? यहाँ लिखना चाहिए किस दो खेमों में मतभेद थी, तो गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है। बोल्शेविक और मेंशेविक, यही दोनों था ही। बोल्शेविक और मेंशेविक में मतलब कि दो खेमा था एक ही पार्टी का और दोनों में मतभेद था। लेनिन किस पार्टी के मुखिया थे? तो हम लोग जानते हैं ये बोल्शेविक पार्टी के मुखिया थे। मेंशेविक खेमा क्या मानता था? मेंशेविक खेमा क्या मानता था? पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, सभी को पार्टी की सदस्यता मिलनी चाहिए, किसानों को क्रांति की मुख्य शक्ति बनाना चाहिए, सामंतों की ज़मीन किसानों को सौंपना चाहिए। तो मेंशेविक जो थे वह मानते थे कि सभी को पार्टी की सदस्यता मिलनी चाहिए, बी नंबर ऑप्शन होगा। और जो बोल्शेविक थे वह कहते थे कि केवल जो मतलब कुछ ही लोगों को पार्टी की सदस्यता मिलनी चाहिए, जो कि अनुशासित हो, जो कि मतलब कि जिसमें जज्बा हो थोड़ा कुछ काम करने का, ये नहीं कि सबको घुसा लेना है। किसी पार्टी ने मजदूरों को संगठित करने के लिए अखबार निकाला था और हड़तालें आयोजित की थी? किस पार्टी ने लिखना चाहिए, किस पार्टी ने मजदूरों को संगठित करने के लिए अखबार निकाला था और हड़तालें आयोजित की थी? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मजदूरों को संगठित करने के लिए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने अखबार निकाला और हड़तालें आयोजित की थी। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी किसके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी किसके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी? मजदूरों के, किसानों के, उद्यमियों के, छात्रों के। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी किसके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी? किसानों के अधिकारों के लिए। ठीक है। रूस में 1905 की क्रांति के समय जार का शासन किस प्रकार था? वह तो निरंकुश राजशाही ही होगा। आगे देखते हैं। 1905 की क्रांति में किस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? मजदूरों का विंटर पैलेस पर हमला, पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों पर पुलिस और कोसेक्स का हमला। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि सब लोग क्या कर रहे थे, हड़ताल टाइप का, मतलब कि एक आंदोलन टाइप का कुछ कर रहे थे और उस पर पुलिस ने मज़दूरों पर हमला कर दिया था, जिसमें लगभग 400 लोग, मतलब 100 लोग मर गए थे और 300 लोग घायल हो गए थे। 1905 की क्रांति के दौरान उदारवादियों ने किस संगठन की स्थापना की? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यूनियन ऑफ यूनियंस, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट क्रांतिकारी पार्टी।
तो 1905 की क्रांति के दौरान उदारवादियों ने किस संगठन की स्थापना की? यूनियन ऑफ यूनियंस। जार ने पहली ड्यूमा को कितने समय के भीतर बर्खास्त कर दिया? पहली ड्यूमा को जार ने 75 दिन के भीतर 75 दिन में ही बर्खास्त कर दिया था। दूसरी जो थी वह 3 महीने के लिए थी और तीसरा जो था उसमें सारे रूढ़िवादी लोगों को भर दिया था। चलिए, 1905 की क्रांति के दौरान मजदूरों की प्रमुख मांगें क्या थी? काम के घंटे घटाना, वेतन वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार। यही होगा, जाहिर है। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो ये सब बहुत आसान सवाल लगेगा आपको। 1905 की क्रांति के बाद जार ने कौन सा कदम उठाया? क्रांति को समाप्त कर दिया। एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन किया। तो यही ड्यूमा का गठन किया था। – 1905 की क्रांति के दौरान मजदूरों ने किन मांगों के लिए हड़ताल की? भूमि सुधार, काम के घंटे घटाना, वेतन वृद्धि, कार्य स्थितियों में सुधार। ये रिपीट हो गया शायद। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश केंद्रीय शक्तियों के खेमे में थे? तो केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, तो याद रखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हम लोग देखे थे, गुस्से में आके लोग सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिए थे? पेट्रोग्राद। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। पहले विश्व युद्ध में रूस के मुख्य मोर्चे कौन से थे? उत्तरी और दक्षिणी मोर्चे, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे, पूर्वी और उत्तरी मोर्चे, पश्चिमी और दक्षिणी मोर्चे। पहले विश्व युद्ध में रूस के मुख्य मोर्चे कौन से थे? तो अब पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पूरब की तरफ चल रहा था और दूसरा पश्चिम की तरफ, मतलब उनका जो सैनिक था वह पूरब की तरफ था और पश्चिम की तरफ था। ठीक है, रूसी राजशाही को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसकी वजह से और अलोकप्रियता मिली? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अलोकप्रियता मिली रूस में, वह किसकी वजह से मिली? जरीना अलेक्जेंड्रे के जर्मनी मूल के होना और रासपुतिन के सलाहकार होने के कारण। तो यही हुआ था कि उसकी जो पत्नी थी जार निकोलस द्वितीय की, जरीना अलेक्जेंड्रा, वह जर्मनी की ही थी और उसका जो एक सलाहकार था वह रासपुतिन। तो उन्हीं दोनों के कारण क्या हुआ था? अलोकप्रियता उन लोगों को ज़्यादा मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कितने लोग मारे गए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 70 लाख लोग मारे गए थे। रूसी सेनाओं ने दुश्मन की सेना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे? शांति वार्ता की, फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला, नए हथियार खरीदे, सहयोगी सेनाओं की मदद मांगी। तो रूसी सेनाओं ने दुश्मन की सेना को रोकने के लिए क्या कदम उठाया? फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया ताकि कोई वहाँ पर रह ना सके, दुश्मन की सेना वहाँ पर रह ना सके, उनको कुछ खाने पीने के लिए ना मिले। 1914 से 16 के बीच रूस ने कहाँ पर पराजय झेली? 1914 से 16 के बीच रूस ने कहाँ पर पराजय झेली? तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, क्योंकि वहीं पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ ही वो लड़ रहा था, तो वहीं पर उसने पराजय झेली। रूस में प्रथम विश्व युद्ध के कारण कितने लोग शरणार्थी हो गए थे? तो लगभग 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए थे। तो याद रखिएगा, 70 लाख लोग मारे गए थे और 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों की क्या स्थिति थी? युद्ध लड़ने के लिए उत्साहित थे, युद्ध से तंग आ चुके थे और अब लड़ना नहीं चाहते थे। तो जाहिर है बी ऑप्शन हो जाएगा,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सैनिक जो थे वह तंग आ चुके थे और अब वह लड़ना नहीं चाहते थे। 1916 तक रूस में रेलवे लाइनों की क्या स्थिति थी? वे सुचारू रूप से चल रही थी, वे टूटने लगी थी। तो बी ऑप्शन होगा। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी क्योंकि उनका मरम्मत नहीं हो पा रहा था, युद्ध में फंसे हुए थे, बाकी चीज़ों का मरम्मत नहीं हो पा रहा था, तो रेलवे लाइनें टूटने लगी थी। 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राद की स्थिति कैसी थी? 1917 में बहुत ख़राब ही होगा। बहुत आसान सवाल। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित किस फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित की गई थी? तो 22 फरवरी को किस फैक्ट्री में तालाबंदी किया गया था? खाद्य पदार्थों की फैक्ट्री, औद्योगिक उपकरणों की फैक्ट्री, एक सामान्य फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री। तो एक सामान्य फैक्ट्री थी, ठीक है, और उसमें तालाबंदी तालाबंदी कर दिया गया था। पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? फैशनेबल इलाकों के लोग, सरकारी कर्मचारी, मजदूर और महिलाएं, सैनिक और पुलिस। तो फरवरी क्रांति जो हुआ था, पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति, जाहिर है उसमें मजदूर और महिलाओं का मजदूर और महिलाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फरवरी क्रांति के दौरान 25 फरवरी को सरकार ने क्या किया? फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, नए कानून पारित किए, खाद्य आपूर्ति बढ़ा दी। तो जब फरवरी क्रांति हुआ था तो उस समय ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से वह क्रांति और भी ज़्यादा बढ़ गया। फरवरी क्रांति 1917 की क्रांति के दौरान किस शहर में सोवियत का गठन हुआ? फरवरी 1917 की क्रांति के दौरान किस शहर में सोवियत का गठन हुआ? मॉस्को, कीव, पेट्रोग्राद, व्लादिवोस्तोक। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोग्राद। यहीं पर सोवियत का गठन हुआ था। जार ने गद्दी कब छोड़ी? तो जार ने गद्दी कब छोड़ी? 2 मार्च को छोड़ी थी, ठीक है, तो यह डेट याद रखिएगा, 2 मार्च को। अंतरिम सरकार का गठन किसके लिए किया गया था? युद्ध की योजना बनाने के लिए, संविधान सभा के चुनाव के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए। अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया था? संविधान सभा के चुनाव के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन। फरवरी क्रांति के समय रूस के भविष्य के बारे में फैसला किसे लेना था? जार को, ड्यूमा को, संविधान सभा को, सोवियत को। फरवरी क्रांति के समय रूस के भविष्य के बारे में फैसला किसे लेना था? तो संविधान सभा को। फरवरी क्रांति में पेट्रोग्राद की जनता ने किसको गद्दी से हटाया? जार को गद्दी से हटाया, 2 मार्च को हट गया था। अप्रैल 1917 में किस बोल्शेविक नेता ने रूस लौटकर अप्रैल थीसिस पेश किया? तो हम लोग जानते हैं यह कौन था? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, उसको पहले बाहर भगा दिया गया था। जब जार यहाँ से चला गया तो फिर से वह वापस आ गया था, ठीक है, और उसने अप्रैल थीसिस दी थी। लेनिन की अप्रैल थीसिस में किस बात की मांग की गई थी? तो लेनिन ने क्या क्या चीज़ मांगा था अप्रैल थीसिस में? युद्ध जारी रखा जाए? नहीं, युद्ध को तो ख़त्म करने का बात किया गया था। ज़मीन किसानों को दी जाए, यह बोला था कि ज़मीन किसानों को दी जाए। बैंकों का निजीकरण किया जाए? नहीं, बैंकों का निजीकरण क्यों होगा? बैंकों का तो करना होगा तो राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। अंतरिम सरकार को समर्थन दिया जाए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ज़मीन किसानों को दी जाए। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नया नाम क्या सुझाया? तो बोल्शेविक पार्टी का नया नाम क्या सुझाया था? कम्युनिस्ट पार्टी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अंतरिम सरकार में किन लोगों का प्रभाव अधिक था? सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति। किसान, मजदूर, समाजवादी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, कलाकार, व्यापारी, उद्यमी और व्यापारी। तो ए ऑप्शन होगा, सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपतियों का जो बोलबाला था वह ज़्यादा था अंतरिम सरकार में। अप्रैल थीसिस के तहत लेनिन की मांगों में से कौन सी सही नहीं थी?
युद्ध समाप्त किया जाए, यह तो सही था। सारी ज़मीन किसानों को दे दी जाए, यह भी सही था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तो अभी बताए भी थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का बात हुआ था। उद्योगपतियों को सत्ता दे दी जाए, तो डी नंबर ऑप्शन होगा जो कि सही नहीं था। बाकी तीनों जो ऊपर का ए बी सी है वो तीनों था और डी नंबर नहीं था। गर्मियों में मजदूर आंदोलन के फैलने के बाद औद्योगिक इलाकों में क्या बनाई गई? किसान समितियां, व्यापारिक संघ, फैक्ट्री कमेटियां, सैनिक कमेटियां। तो गर्मियों में मजदूर आंदोलन के फैलने के बाद औद्योगिक इलाकों में क्या बनाया गया? फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। जून 1917 में लगभग कितने सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे? जून 1917 में लगभग कितने सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे? 200, 300, 400, 500। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 500। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शनों का क्या हुआ? उन्हें सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, उनकी भारी दमन किया गया, सरकार ने समर्थन दिया, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जुलाई 1917 में जो बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किया गया था विशाल प्रदर्शन, उनका भारी दमन किया गया। किसने दमन किया था? यह जो अंतरिम सरकार थी उसी ने दमन किया था। ठीक है, आते हैं गांव में किसान और उसके समाजवादी क्रांतिकारी नेता किसके लिए दबाव डाल रहे थे? उद्योगों के विकास के लिए, भूमि पुनर्वितरण के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। तो गांव के किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता किसके लिए दबाव डाल रहे थे? भूमि पुनर्वितरण के लिए, यानी सामंतों से ज़मीन ले लो और भूमि का पुनर्वितरण करो। किस महीने के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर ली? तो याद रखिए, यह जुलाई से सितंबर तक किसानों ने बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर ली। अक्टूबर 1917 की क्रांति के समय बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो यह तो हम लोगों को सबको पता है कि व्लादिमीर लेनिन होगा इसका आंसर। अक्टूबर क्रांति के दौरान सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेतृत्व किसने किया था? जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्राटस्की, व्लादिमीर लेनिन, ग्रिगोरी जिनोविएव। तो ये सब ऑप्शन गलत है। अक्टूबर क्रांति के दौरान सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेतृत्व किसने किया था? लियोन ट्राटस्की। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री केरेंस्की ने क्या किया? बोल्शेविकों से समझौता किया, शहर छोड़ दिए और सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने बाहर चले गए। हाँ, तो यही हुआ था। 24 अक्टूबर को जो विद्रोह हुआ था, प्रधानमंत्री केरेंस्की जो था वह अब क्या हुआ? वह भाग गया, शहर छोड़कर भाग गया और सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर चला गया था। औरोरा नामक युद्धपोत ने किस पर बमबारी की? पेट्रोग्राद सोवियत, बोल्शेविक मुख्यालय, विंटर पैलेस, सरकारी टेलीफोन दफ्तर। तो औरोरा नाम का जो युद्धपोत था उसने सी ऑप्शन विंटर पैलेस पर बमबारी की थी। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर क्रांति कब संपन्न हुई थी? अक्टूबर क्रांति कब संपन्न हुई थी? यह 7 नवंबर को हुआ था। ठीक है, क्योंकि 13 दिन आगे चलता था। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को यह कहानी हुआ था, तो 6 दिन उधर ले लिए और 7 दिन इधर, 7, 6, 6, 12, 1, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 दिन आगे चलता था ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जूलियन कैलेंडर से। जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे था, ग्रिगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे था। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर क्रांति कब हुआ? 24 अक्टूबर को। ठीक है, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को हुआ, यानी कि 13 दिन आगे बढ़ाकर। आगे देखते हैं, रूसी क्रांति के दौरान रूस ने कब जूलियन कैलेंडर का अनुसरण करना बंद किया? जूलियन कैलेंडर बंद कब किया गया था? 1918 में। 1918 में जूलियन कैलेंडर बंद करके कौन सा कैलेंडर लागू किया गया? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि बाकी पूरे यूरोप में चल रहा था। बोल्शेविक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जार की वापसी, अंतरिम सरकार की तानाशाही का आशंका। तो अंतरिम सरकार जो बिठाया गया था कि संविधान सभा बनाएगी वो,
लेकिन हुआ क्या कि अंतरिम सरकार जो थी या आशंका थी कि वह तानाशाही करेगी, इसलिए बोल्शेविकों का विद्रोह शुरू हुआ। अक्टूबर क्रांति के दौरान बोल्शेविकों ने सबसे पहले किन पर कब्जा किया? रेलवे स्टेशनों पर, सरकारी टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर। तो बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। जून 1917 में किसने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे? किसान समितियां, फैक्ट्री कमेटियां, ट्रेड यूनियन, लगभग 500 सोवियत। तो जून 1917 में किसने अखिल रूस सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे? तो लगभग 500 सोवियतों ने। 1919 में किसका गठन हुआ? बोल्शेविक पार्टी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, कॉमिंटन। तो कॉमिंटन जो सी ऑप्शन है इसका आंसर यही होगा। ठीक है। कॉमिंटन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा। बोल्शेविक पार्टी ने 1917 में किस चीज़ का राष्ट्रीयकरण किया? सभी उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, सभी उद्योगों और बैंकों का। 1918 में सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियों के लिए कौन सी टोपी चुनी गई? तो यह सी ऑप्शन जो है बूदियोनोक्वा, सॉरी गलत अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बूदियोनोवाक टोपी, या जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, यही टोपी चुना गया था। ठीक है। 1918 में बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? रूसी समाजवादी पार्टी बोल्शेविक, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक, उसके बाद क्या था? रूसी लेनिनवादी पार्टी, सोवियत समाजवादी पार्टी। तो 1918 में बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो यह ऑप्शन हम लोग पहले भी, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्की में जर्मनी से संधि कब की? हाँ, जर्मनी से कब संधि किया था? ये ब्रेस्ट लिटोवस्क का जो संधि है यह युद्ध को ख़त्म करने के लिए किया गया था। तो मार्च 1918 में यह किया गया था। ठीक है, हो सकता है आपको डेट मतलब 1918 तो याद हो लेकिन मंथ याद ना हो, इसलिए हम बता दे रहे हैं मार्च 1918। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की किसका दर्जा दिया गया? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को किसका दर्जा दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय संसद, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रीय बैंक। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को राष्ट्रीय संसद का दर्जा दिया गया। बोल्शेविकों ने किस पुलिस संगठन का गठन किया जो कि आलोचना करने वालों को दंडित करता था? तो केजीबी, एफएसबी, चेका या CIA? तो यह चेका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चेका नाम का पुलिस संगठन था जो कि जितने भी बोल्शेविकों का आलोचना करने वाले जो लोग भी थे उनको दंडित करता था। किस संस्था पर बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण रहता था? किस संस्था पर बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण रहता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेड यूनियन। आप पॉज करके उसके बाद आंसर दे सकते हैं अगर हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो। 1917 के बाद कलाकारों और लेखकों ने किस क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए? साहित्य और संगीत, कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और तकनीक, कृषि और व्यापार। तो 1917 के बाद कलाकारों और लेखकों ने किस क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए? कला और वास्तुशिल्प में। ठीक है, यह तो इजी ऑप्शन था। चलिए, 1917 में बोल्शेविकों द्वारा बर्खास्त की गई संविधान सभा को बोल्शेविकों के किस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था? जर्मनी से युद्ध जारी रखने का प्रस्ताव, सामंती व्यवस्था को बहाल करने का प्रस्ताव, बोल्शेविकों की नीतियों को लागू करने का प्रस्ताव, जार को वापस सत्ता में लाने का प्रस्ताव। तो 1917 में बोल्शेविकों द्वारा बर्खास्त की गई संविधान सभा को बोल्शेविकों के किस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था? तो बोल्शेविकों की नीतियों को लागू करने का प्रस्ताव जो था वह खारिज कर दिया था। बोल्शेविकों के अनुसार संविधान सभा की तुलना में कौन सी संस्था अधिक लोकतांत्रिक थी?
संविधान सभा की तुलना में कौन सा संस्था जो था अधिक लोकतांत्रिक था? तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। ठीक है, तो बोल्शेविकों के अनुसार संविधान सभा से भी ज़्यादा लोकतांत्रिक कौन था? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। गृह युद्ध के दौरान किसने बोल्शेविकों के खिलाफ टुकड़ियां संगठित की? किसान और मजदूर, गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही समर्थक। तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों के खिलाफ कौन सी टुकड़ी खड़ी हो गई थी? तो गैर बोल्शेविक समाजवादी पार्टी, ठीक है, उदारवादी और राजशाही समर्थक, यानी जितने भी उसके विरोधी थे वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। किसे बोल्शेविकों का विरोधी कहा जाता था? तो बोल्शेविकों का विरोधी कौन था? ग्रीन्स और वाइट्स। ठीक है, रेड्स कौन था? वो बोल्शेविक था, और ग्रीन्स जो थे वह समाजवादी पार्टी थे, और वाइट्स जो था वह जार समर्थक था। गृह युद्ध के दौरान किन विदेशी शक्तियों ने बोल्शेविकों के विरोधियों का समर्थन किया? जर्मनी और इटली, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो ये बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब जो थे वह बोल्शेविकों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई समाज मतलब कोई भी देश जो हो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी देश समाजवादी बने। ठीक है, इसलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, वैसे तो लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन अब थोड़ा ही क्वेश्चन बचा है तो कंप्लीट कर देते हैं। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर किसका नियंत्रण हो चुका था? ग्रीन्स का, व्हाइट्स का, बोल्शेविकों का, जर्मन सेना का। तो जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो चुका था। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर 1922 में किस राज्य की स्थापना की गई? रूसी साम्राज्य, सोवियत संघ यूएसएसआर, जर्मन साम्राज्य, फ्रांसीसी गणराज्य। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो डेट याद रखिएगा कि दिसंबर 1922 तक सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का स्थापना हो चुका था, दिसंबर 1922 तक। बोल्शेविकों ने किसानों को किस पर खेती करने की छूट दी? सरकारी भूमि, सामंतों की भूमि, समाजीकरण की गई जमीन, उद्योगों की भूमि। तो जितना भी समाजीकरण किया गया भूमि था उस पर किसानों को खेती करने के लिए छूट दे दी गई। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? सैन्य विस्तार, औद्योगिक विकास, धार्मिक शिक्षा, विदेशी व्यापार। तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन हो जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। 1929 से 33 के बीच किस उत्पादन में 100% वृद्धि हुई? कपड़ा और अनाज, तेल, कोयला और स्टील, सोना और चांदी, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तेल, कोयला और स्टील में 100% वृद्धि हुई। मैग्नीटोगोस्त्रक में किस संयंत्र का निर्माण हुआ? तो स्टील संयंत्र का निर्माण हुआ था। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका मैग्नीटोगोस्त्रक, ये ऑप्शन मतलब ये जो है थोड़ा सा शब्द पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप देख लीजिए। स्टील संयंत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, बोल्शेविकों ने महिला कामगारों के बच्चों के लिए कहाँ बाल बाड़ियाँ खोली? कहाँ पर बाल बाड़ियाँ क्या होता था? वहाँ पर बच्चों को जो कामकाजी महिलाएं होती थी वो अपने बच्चों को रख के जाती थी। तो यह फैक्ट्रियों में मतलब खोला गया था। ठीक है, कि वहाँ पर आप बच्चों के रख दीजिए और उसके बाद आप आराम से काम कर सकती हैं। तो यह क्या था? बाल बाड़ियाँ। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु का भारी संकट पैदा हो गया? तो अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था, क्योंकि उस समय विश्वव्यापी मंदी आ गई थी। ठीक है, सॉरी, विश्वव्यापी मंदी के कारण नहीं, विश्वव्यापी मंदी तो 1929 में आया ही था, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। अनाज का दिक्कत तो आया था, लेकिन यह किसी और कारण से आया था, क्योंकि वहाँ पर लोग अनाज बेचना ही नहीं चाहते थे। स्टालिन आ गया था। स्टालिन अपने
स्टालिन ने क्या किया था कि वह सभी अनाज पर अपना दाम लगा दिया था कि इससे ऊपर कोई अनाज नहीं बेच सकेगा। तो सब लोग कोई भी किसान बेच ही नहीं रहा था, ठीक है। तो यह अगर आप चैप्टर पढ़ें तो आपको याद आ रहा होगा। स्टालिन ने 1928 में अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा करने के लिए किसे भेजा? सेना के जवानों, पुलिस अफसरों को, पार्टी के सदस्यों को, किसान नेताओं को? तो पार्टी के सदस्यों को भेजा था कि अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा करके आओ, क्या परेशानी है वहाँ पे। 1929 से शुरू हुआ सामूहिकीकरण कार्यक्रम किसके नेतृत्व में था? तो यह 1929 से शुरू हुआ सामूहिकीकरण या लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन या गोर्बाचेव? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टालिन के समय में सामूहिकीकरण कार्यक्रम इसी के नेतृत्व में हो रहा था। सामूहिकीकरण के विरोध में किसानों ने किस प्रकार का विरोध किया? धरना प्रदर्शन करके, अपने जानवरों को मारकर, फसलें जलाकर, अन्य राज्यों में पलायन करके? तो अपने जानवरों को मारकर उसने विरोध प्रदर्शन किया। सामूहिकीकरण का विरोध प्रदर्शन अपने जानवरों को मारकर किया। 1930 से 33 के बीच सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल किस कारण से पड़ा? युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, खराब फसल और सामूहिकीकरण के कारण, सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण? तो खराब फसल और सामूहिकीकरण के कारण। 1930 से 33 के बीच सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल किस कारण पड़ा? खराब फसल और सामूहिकीकरण के कारण। तो यह जो स्टालिन था उसने सामूहिकीकरण जो किया था उसके कारण अकाल पड़ा था। 1929 तक कितने से अधिक लोगों को जेलों या श्रम शिविरों में भेजा गया? तो लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को क्या किया था? जेलों और श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। किस संगठन ने विदेशियों को शिक्षा देने के लिए कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट की स्थापना की? तो ये कॉमिंटन ने की थी। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध तक सोवियत संघ की वजह से किस विचारधारा को वैश्विक पहचान मिली? तो समाजवाद जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। समाजवाद का वैश्विक पहचान मिली। सामूहिकीकरण के बावजूद किस क्षेत्र में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई? शिक्षा, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाएं? तो हम देखे थे कि वहाँ पर अकाल आ गया था तो कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई थी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया अब सारा और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। 2 पार्ट में बना है, पहला दूसरा दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और इसके अगर आप नहीं पढ़ें तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पढ़ के उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा क्वेश्चन जो है वो बुक से ही बनाया गया है और मतलब उसी में से फैक्ट्स उठाकर, फैक्ट्स, फिगर्स और जितना भी मतलब उसी का शब्द भी उसी से लिया गया है, किताब से ही, बिल्कुल किताब से अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किताब पढ़े हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, मतलब पूरा MCQ सॉल्व करने में। इससे पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा है, ठीक है। थैंक यू।